हाँ, एनीथिंग एल्स? अरे भैया तुम लोग पढ़ाई करके क्यों नहीं आते हो यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है, पढ़ाई करके आ रहे हो, उसके बिना कैसे काम चलेगा? पढ़ाई क्यों नहीं करके आते हो? ये सारी चीजें एग्जाम में जब मैं पूछूंगा गलत करोगे तो फिर क्या मतलब, क्या निकल करके आएगा उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर्ड रहना। काइनेटिक एनर्जी और केमैक्स में बहुत डिफरेंस होता है सर, लास्ट टाइम बात हुई थी अपनी, याद आया? You cannot ask me the question that time, right? Whenever I am asking the question, you can always ask me any doubt while discussion. सर वो 2.8 वाला इलस्ट्रेशन पूछा था ना, उसका इससे क्या लेना देना? फर्स्ट नहीं, फर्स्ट वी नीड टू बी क्लियर अबाउट थ्योरी, कोई भी न्यूमेरिकल तो बाद में आएगा, राइट? अग्रीड ना? सीधे इस लेवल पे क्लियर होनी चाहिए, तभी मैं यही दे दूंगा, मैं टेस्ट पेपर में क्वेश्चन यही दूंगा, दिस इज द लाइन, फाइंड आउट द एरर, राइट? दिस इज द ओनली एरर अवेलेबल है, राइट? हाँ, अब आपको इस स्क्रीन से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए, थ्योरी से रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए, क्वेश्चन को हम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड मैनर में डिस्कस करेंगे। आप सोच लेना, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। जैसे अब आपके सामने एक और स्क्रीन आ रही है, बी प्रिपेयर्ड टू टेल। जैसे ध्यान से देखिए, मैंने बोर्ड पे सबसे पहले लिख दिया था वन प्रोटॉन क्या है, जगह एटम ऑफ वन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ओनली। सेकंड थिंग, E is less than E naught पे नो इजेक्शन, राइट? लेट यहाँ पे जो हो रहा है बेसिकली, ये जो स्क्रीन अब आपके सामने है, इसके अंदर E is obviously less than E naught, right? This is quite clear, but ejection is still taking place. Where is the catch? I'm not able to understand that because ये कैसे संभव? And whatever is happening is obviously quite logical. There is no doubt in that. सर क्योंकि एक्चुअली जो E लेस देन E नॉट हमने लिखा था वो एक्चुअल होता है E इज लेस देन नॉट देन नो इजेक्शन। अभी भी E लेस देन एक मिनट रिपीट योर स्टेटमेंट वेरी स्लोली अगेन। हाँ सर, हमने जो लिखा था कि E लेस देन E नॉट, मेरे हिसाब से वो E लेस देन E नॉट होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं एक मिनट लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली, इसके अलावा सारी चीजें सही हैं, बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ है कहीं। सर ऐसे तो यहाँ पे भी E लेस देन E नॉट पे इजेक्शन नहीं हुआ, एक इलेक्ट्रॉन से इजेक्शन, एक प्रोटॉन से इजेक्शन नहीं हुआ। नहीं बट E लेस देन E नॉट मैं तो कह रहा हूँ इजेक्शन होगा ही नहीं, मैंने तो पहले भी यही लिखा था। व्हेनेवर आई राइट, तो वो तो अगर कोई कंस्ट्रेंट होता है तो मैं उसको पुट अप कर देता हूँ साथ में, राइट? Anyways, there's no point of wasting time, वो आप लोग नहीं बता पाओगे। There is a very important thing, तो मैंने इसीलिए स्टार्ट में बेसिकली आधा थ्योरी लिया हुआ है उससे काम करना। Look at this very carefully, ध्यान से देखते जाइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोटॉन्स के लिए नहीं, सारी माइक्रो बॉडीज के लिए, सारे माइक्रो पार्टिकल्स के लिए वैलिड है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल माइक्रो पार्टिकल्स, फॉर ऑल माइक्रो पार्टिकल्स, राइट? फॉर ऑल माइक्रो पार्टिकल्स बेसिकली एप्लीकेबिलिटी इस चीज़ की है, जितने भी माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर, एक मिनट लेट मी जस्ट, हाँ, जितने भी माइक्रो बॉडीज हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जितनी भी माइक्रो बॉडीज हैं, उनके लिए एक्साइटेशन स्टेज टाइम पीरियड इज लेस देन एंड इक्वल टू 10 to the power -8 सेकेंड। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, पता ही नहीं होता है किसी को। यहीं से सारी की सारी वो क्रिटिकलिटीज डेवलप होती हैं उसके अंदर। इस स्टेटमेंट का फंडा ये है बेसिकली, जितने ही माइक्रो बॉडीज हैं, मतलब वैसे तो कोई भी बॉडी अगर इस वर्ल्ड में होगी तो यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड उसके अंदर ये तो कंस्ट्रेंट रहेगा कि एक्साइटेशन स्टेट क्या होती है। एक्साइटेशन स्टेज इज मोर एनर्जेटिक स्टेट, गेटिंग माय पॉइंट, राइट? आप चाहो जब तो अपनी चेयर्स को 90 डिग्री से टर्न कर सकते हो, तो मतलब हम दोनों एक दूसरे के ब्यूटीफुल फेसेस देखते हुए रहेंगे। स्मार्ट बन के आना, सुबह तुम लोग देख ही नहीं पा रहे हो, थोड़ा गड़बड़ है क्यों? मुझे सही बात है अरे ना, बिल्कुल शर्ट वर्ट देखो कितने भी कैंसर की शर्ट आती है।
तो अभी थोड़ा बता दे रहा गाइड करते रहा। हाँ नाउ वापस आता है काम की बात पर। एक्साइटेशन टाइम पीरियड, राइट। एक्साइटेशन टाइम पीरियड का ये होता है बेसिकली कि एक्साइटेड स्टेज क्या होती है, सिंपल, मोर एनर्जेटिक स्टेज इज नोन एज एक्साइटेड स्टेज। ज्यादा एनर्जेटिक स्टेज एक्साइटेड स्टेज होती है, राइट। कार्तिक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नहीं अरे कोई बात नहीं, मॉर्निंग क्लासेस में ऐसा होता रहता है, तो हम है ना गुड मॉर्निंग, राइट। तो एक्साइटेड स्टेज, इन चीज़ों से मैं कभी डेविएट नहीं होता, मुझे कभी नहीं लगता इट्स अ नॉर्मल फेनोमेनन। तो सुबह 4 बजे तक कभी काम कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे अब फिर काम करना है, तो आई विल डेफिनेटली फील स्लीपी। वो सब चीज़ें मुझे इम्पैक्ट नहीं करती, इम्पैक्ट ये करता है काम पूरा होना। हाँ अब नहीं तो मैंने बताया ना, मेरे को इम्पैक्ट ही नहीं करती ये सारी चीज़ें, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। IT में जाओगे तो रात को 4 बजे तक तो वैसे ही काम करते रहते हैं सब लोग, तो इट्स अ वेरी नॉर्मल एंड प्रैक्टिकल थिंग। उसमें मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल इसी चीज़ से फर्क पड़ता है कि काम कंप्लीट होना चाहिए अपना, राइट। तो तुम स्विमिंग पूल में जाके करो, डांस क्लास में जाके, चाहे कहीं और करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही बात है, लॉजिक वही तो। हाँ तो एक्साइटेड स्टेट, कभी भी अब वर्ड आता है रिलेटिवली मोर एनर्जेटिक स्टेट, राइट। रिलेटिवली मोर एनर्जेटिक स्टेट इज ऑलवेज अनस्टेबल, quite obvious, right? Now, when relatively more energetic state is always unstable, body will try to retain its original state as early as possible. Everybody agrees, right? माइक्रो पार्टिकल्स के लिए वो टाइम ड्यूरेशन इतना कम होता है, वो अगर अपनी थोड़ी सी भी अनस्टेबल या मोर एनर्जेटिक स्टेट में है ना, वो 10⁻⁻8 सेकेंड उनके पास मैक्सिमम टाइम पीरियड अवेलेबल होता है। विद इन दैट टाइम पीरियड विच इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, वो वापस रिटर्न होना चाहते हैं अपनी स्टेट में, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी अनस्टेबल स्टेट, राइट। दिस इज द मैक्सिमम टाइम पीरियड इन विच अगर कोई और, जैसे एक्स्ट्रा एनर्जी मेरे पास में है, राइट, तो एक्स्ट्रा एनर्जी का या दो ही तरीके हो सकते हैं ब्रॉडली, या तो मैं उसको किसी और वर्क में यूटिलाइज कर दूं, राइट, या फिर मैं उसको वेस्ट कर दूं, और कोई ऑप्शन नहीं है, राइट। उस एनर्जी को तो हटाना ही है मुझे अपने पास से, तो आइदर आई कैन यूटिलाइज इट, right, or finally I have to waste it. There is no other way. I have to dissipate it, right? So the point is कि वो सब जो भी करना है, either waste करना है या use करना है, whatever it is, 10⁻⁻8 सेकंड के अंदर हो जाना चाहिए। उसके बाद तो अगर नहीं हुआ तो वेस्ट हो जाएगी वो एनर्जी ऑटोमेटिकली। बात समझ में आई? अब थोड़ा सा वापस रिटर्न होता है। बेसिकली ये जो चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी, पेन कहाँ गया मैडम? पेन कहाँ बोला? अब ये चीज मैंने आपको अभी भी बताई थी, मैंने क्या हुआ, ये रॉन्ग है। ये रॉन्ग इस वजह से है क्योंकि सिनारियो ये नहीं होगा। अब देखिए मैं आपको सिनारियो, एग्जैक्ट सिनारियो बना करके बताता हूँ। लेट मी टेक नेक्स्ट पेज। क्यों नहीं होगा? अभी नेक्स्ट सिनारियो में बनाऊंगा तो मैं अपने आप ही समझ में आ जाएगा। वही सेम एग्जांपल ले रहा हूँ, होगा कुछ इस तरह से। ये एक इलेक्ट्रॉन, रेडिएशन आया, हिट हुआ, इसको यहाँ तक लेकर गया। अब आपके पास में नाउ आई एम चेंजिंग कर रहा हूँ। अब आपके पास में एक पॉसिबिलिटी तो है कि एक और रेडिएशन आया और हिट कर जाए, नहीं, ये होगा ही नहीं। ये अपनी एनर्जी को वेस्ट करके वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। द रीजन इज, ये जो फोटोन आएगा ना, बेसिकली ये जो काम करना है, लेट मी टेक अगेन अनदर मैटर, ये जो काम होना है इसका Tmax is 10⁻⁻8 सेकेंड, राइट। और ये पहला फोटोन था और ये दूसरा फोटोन था, राइट। और फोटोन हमेशा गैप्स में आता है, प्लैंक्स के एक्सपेरिमेंट में बात की हुई है। फोटोन कंटिन्यूसली थोड़ी आते हैं यार, फोटोन तो आएगा, फिर गैप रहेगा, फिर आ जाएगा, फिर गैप रहेगा, फिर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे ये जो टाइम पीरियड है, ये डेफिनेटली 10⁻⁻8 सेकेंड से ज़्यादा है, बट 10⁻⁻8 बहुत स्मॉल टाइम पीरियड है, राइट। लेट्स से इट इज T1, तो T1 is generally greater than 10⁻⁻8 सेकेंड। तो बेसिकली ये हिट ही नहीं कर पाएगा, उससे पहले वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर देगा। और जब उससे, इसीलिए तो कहते हैं कि वन फोटोन कैन एट द मोस्ट इजेक्ट वन फोटो इलेक्ट्रॉन ओनली। या तो स्ट्रेट पे बाहर लेकर के जाएगा, बीच में अगर छोड़ा तो वो तो रिटर्न बैक हो जाएगा, दूसरा फोटोन आ ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई, राइट। ऐसा नहीं है कि वो अगर ऐसा हो तो एक एक करके कभी ना कभी फोटोन आ जाएंगे ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो वाइस वर्सा भी होता है, वन फोटो इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड बाय वन फोटोन। हाँ मतलब एक ही बात समझ में आई, राइट।
and that is the reason photoelectric effect reflects particle nature of light. बात समझ में आई? राइट, क्योंकि अगर इससे पहले जो मैंने लॉन्ग किया व्हाइट बोर्ड नंबर 2 पे वो सही होता ना, तो फिर तो वो कंटिन्यूअस नेचर बता रहा, डिटेक्ट नहीं हो पाएगी ना, फिर तो एक फोटोन एक जूल का हो, एक एक करके आ जाएंगे फोटोन ले जाएंगे, तो कंटिन्यूअस नेचर को डिनोट करेगा, राइट? ऐसा नहीं होता है। तो दैट्स व्हाई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डजंट शो वेव नेचर ऑफ लाइट. Photoelectric effect doesn't show the dual nature of light. Photoelectric effect specifically shows particle nature of light. बात समझ में आई आपको? क्लियर? बोलो भाई. सर आपने पहले बताया कि when extra energy होती है only two states are possible. That is, it can either utilize the energy or it can dissipate it. बोलते जाओ, मैं सुनता हूँ, कहाँ से सुनता Sir, so in this state, why is that only it dissipates the energy? Why doesn't it? यूटिलाइजेशन के लिए कोई और आगे कुछ प्रोसेस इन्वॉल्व होना चाहिए ना. अभी तो बाहर ही नहीं आया, यूटिलाइज क्या करेगा? यूटिलाइजेशन तो वैसे ही बाहर आने के बाद होता है. अरे वो तो के मैक्स में बताया था मैंने कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच एंड इट कैन बी समहाउ लेसर देन दैट बिकॉज़ सम पार्ट कैन बी यूटिलाइज्ड इन समथिंग एल्स. बाहर तो आए, राइट? बाहर ही नहीं आएगा तो कहाँ यूटिलाइज करूंगा? अभी तो अंदर ही हो. मतलब जब तक वो मेटल के अंदर कोई सर्किट भी लगाना है तो बाहर आने के बाद ही लगाऊंगा. तो वो कृष्ण में होगा, तब तक वो यूटिलाइज नहीं कर पाएगा. यूटिलाइज करूंगा कैसे? मेटल को ब्रेक करके थोड़ी सर्किट बना सकता हूँ, राइट? तो मेटल ही टूट जाएगा. एनी अदर डाउट्स? ऊपर कहाँ स्क्रॉल करूँ? व्हाइट बोर्ड नंबर 2 है वो. जिसको बात करनी है आ जाइए. जाओ बोलो यार, डाउट बोलो. आप डाउट बोलिए. E greater than E naught है, तो हाँ. E naught may not be. हाँ, तो उसको जरूरी थोड़ी है स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पे जाकर के. फ्री इलेक्ट्रॉन है, बाहर घूमने तो गैप भी तो है. so means may or may not. अरे रेडिएशन ने स्ट्राइक ही नहीं किया इलेक्ट्रॉन पे जाके, गैप में चला गया रेडिएशन, तो कुछ भी इजेक्ट नहीं हुआ ना. E greater than E naught, राइट? अग्री? हाँ. जैसे अभी अगर हमने कहा कि मतलब 10 पावर -8 से ज़्यादा टाइम पे लगता है उसको, तो वो उसे पढ़ाना है. बिल्कुल. तो बेसिकली हम लोग इसको अप्लाई करके हम लोग मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकते हैं 2 फोटोन के बीच का. दोबारा बोलो ये लास्ट हाफ. इसको अप्लाई करके हाँ. मतलब VT = S से हम लोग हाँ निकाल सकते हैं. तो सर तो उससे अगर निकालने जाए फोटोन का तो C होता है, तो इतना यार 3 मीटर आ जाता है. 2 फोटोन के बीच में 2 मीटर प्रैक्टिकली नहीं, आप फिर से समझे नहीं. मैंने शुरू में ही आपको कहा था प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल्स हैं, राइट? मैंने ये कहा है कि जनरली स्पेसिफिकेशन तो हो ही सकता है हमेशा. आई एम नॉट सेइंग दैट कि स्पेसिफिकेशन विल नॉट बी देयर. मैं कह रहा हूं प्रोबेबिलिटी बेस्ड मॉडल है तो इतना माइक्रो टाइम में कोई और आ जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि आप केवल हिट करने का देख रहे हो. मैं तो मेटल के अंदर पेनिट्रेट करने का भी टाइम देख रहा हूं. बात समझ में आई? वो तो उस पॉइंट पे हिट करेगा, फिर अंदर भी तो आएगा, तो पेनिट्रेशन पावर ही अलग अलग होगी रेडिएशंस की पहले. एग्रीड? Sir, if we take two sources which sir, अभी केवल सिंगल सोर्स की बात कर रहे हैं. वी विल टेक दैट आल्सो. हाँ हाँ, राइट. एनीथिंग एल्स? टू सोर्सेस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में पढ़ेंगे. ये बेसिकली वो ये होता है, आप दो सोर्सेस भी ले लोगे ना, आपको वैसे ब्रीफ में बता देता हूँ. ले लो आप दो सोर्सेस, लाइट की वेलोसिटी की बात कर रहे हो आप, तो इट इज लाइट की वेलोसिटी होती है 10⁻+8 मीटर पर सेकंड. तो एक रेडिएशन जो इतनी हाई स्पीड से मूव कर रहा है, आप अगर ये कह रहे हो कि ऐसे दो रेडिएशन ले लूंगा और वो दोनों एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे आगे स्ट्राइक कर जाएंगे, इट इज हाईली इम्प्रॉबेबल. बात समझ में? क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, राइट? उसको एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे स्ट्राइक करवाना बहुत मुश्किल काम है, राइट? एक्सीडेंटली हो सकता है. नहीं, मैंने आपको बताया ना, वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द हायर प्रोबेबिलिटीज, राइट? एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. कैन बी पॉसिबल की तो बात ही नहीं कर सकते, राइट? विच विल हैपन, क्योंकि वो कभी पूछेगा ही नहीं कि व्हाट कैन बी पॉसिबल. वो तो बहुत रेयर क्वेश्चन है. सर जैसे उसमें थोड़ा सा ऊपर आया, हाँ, पर अगर उतनी देर में जैसे दूसरे सोर्स से 10⁻⁻⁸ सेकंड से पहले आ जाता है, तो फिर इजेक्शन हो सकता है. मैंने अभी उसको क्या आंसर दिया? व्हाट यू आर सेइंग व्हिच कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, राइट? इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, बट वी विल नॉट डिस्कस दैट. वो पूछेगा ही नहीं ना मुझसे, प्रॉब्लम ये है, राइट? अग्री? क्लियर कर लो. परफेक्टली फाइन. ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं.
मैडम पेन भी तो लग गया आपको। हाँ अगली बार तुम्हें तो बैठा करो ये लोग भी हंसते रहे। सर फोटॉन्स के डायमेंशन सर अरे यार फोटोन, अब अगर तुम मुझसे कहोगे कि इलेक्ट्रॉन के डायमेंशन होते हैं, व्हाट डज दिस क्वेश्चन मीन, तुम खुद ही सोच रहे। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट इसके अंदर पैरामीटर्स आते हैं। अभी तक हमने ई टोटल इन सारी चीजों के बारे में बातचीत की है। लेक्चर अब देखिए ई टोटल ई और इन सारी चीजों के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसके अंदर दो और काम कीजिए। तो पहले मैं एक टर्म डिफाइन कर देता हूँ, इंटेंसिटी। देखो वैसे तो जो इंटेंसिटी वर्ड होता है ना, इट कैन ऑलवेज बी डिफाइंड बाय वर्च्यू ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन क्या है उसके हिसाब से डिफाइन किया जा सकता है, राइट। यार एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखो, ऑल्दो I'm happy that now you people have a focus towards studies. Understand this thing. There can be lot many problems in this world. सारी चीज़ों को bypass करके आगे आना सीखो, right? There can be problem कि वो भी लगे यही लगे हैं। वो problem तो ज़्यादा मैं ही face कर रहा हूँ, क्योंकि recording के टाइम के unnecessary fan की voice आती है, तो पूरा काम ही waste हो जाता है। But the thing is कि किसी भी छोटी मोटी, ये सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, अपना career बहुत important है उसके, right? Understand this thing कि हमें आगे successful होना है ना, कोई भी छोटी मोटी चीज अगर नहीं हुई है तो किसकी वजह से नहीं हुई है? क्लरिकल स्टाफ की वजह से, राइट। प्रिंसिपल तो उसको 15 दिन पहले बोल चुके हैं, एवरीथिंग इज डन, बट वी नीड टू डिसाइड। हमें जिंदगी में ऊपर जाना है ना, तो उन चीज़ों को बाईपास करना पड़ेगा। लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती है। प्लीज दैट क्या है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी पैरामीटर ऐसा होता है कि इंटेंसिटी पहले तो वो इट इज ऑलवेज ट्रू कि वो क्वेश्चंस के अंदर डिफाइन करके दे सकता है आपको। इट इज ऑलवेज ट्रू। इंटेंसिटी इज द वेरिएबल व्हिच कैन बी डिफाइंड इन द क्वेश्चन इन एनी वेज in any manner, but now अगर कुछ डिफाइन नहीं किया है तो इंटेंसिटी इज जनरली नंबर, लेट मी जस्ट थिंक इट आउट, नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब बेसिकली मैं इसे नंबर ऑफ एनीथिंग जिसकी इंटेंसिटी की आप बात कर रहे हो, टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ फोटॉन्स, देन इट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। If you are talking about the number of photoelectrons, it is number of photoelectrons per unit area per unit time. Everybody agrees with this, right? बात समझ में आई? It's a general physical parameter, right? है ना? एक नया पैरामीटर मैंने डिफाइन कर दिया। Now, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अब ध्यान से देखते जाइए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि as E increases, ई क्या था? क्वेश्चन ई क्या था? एनर्जी ऑफ वर्क। अब मैंने आपको बोला है कि एज ई इंक्रीजेस देन न्यू नॉट लैम्डा नॉट एन डैश। एक काम करते हैं, एन डैश आप एन जैसे नंबर ऑफ फोटॉन्स लेते हैं ना, एन डैश नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, राइट। आगे के लिए स्टैंडर्ड सिंबल डिफाइन कर लेते हैं। एन विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स and dash will be number of photoelectrons। आगे के लिए हमेशा स्टैंडर्ड सिंबल डिफाइन करना है, ठीक है। नाउ n dash then E total intensity I K max, राइट। कौन सी चीज पे क्या फर्क पड़ेगा? इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट। क्वेश्चन यू हैव 1 minute to think it of and get that। क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट? क्वेश्चन समझ में आ गया, हाँ फिर ठीक, फिर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद तो मैं कोई हेल्प ही नहीं करूँगा।
So new हाँ increase सोच लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मतलब 30 सेकंड तो नहीं करो। हाँ जाओ तो यशोधन की हेल्प भी ले सकते हो। तो इसमें था आज के तुम्हारे अपॉइंटमेंट का क्या होगा? गड़बड़ हो गया, गलत बात है, लेकिन यार ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉर्चर टॉर्चर बढ़ता ही यार। एनिमल से कह रही थी बेसिकली कि अभी ये हालत है तो आप अभी वेकेशन में हमें स्कूल में करने वाले हो। ये वैसे आइडिया तो अच्छा है, नहीं? गुड आइडिया। सर new हाँ एक मिनट भैया, क्वेश्चन का आंसर आ गया, तुम लोग टाइम पास करना बंद करो। so new increase होगा भैया तुम क्या लगता है, क्वेश्चन सही बताया गलत बताया? तुम इतना विश्वास क्यों नहीं किया? सर आप सुन तो दो अच्छा अब क्या so करो? new increase होगा एक मिनट लिखते जाते हैं। तो न्यू विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, न्यू नॉट पे कोई असर नहीं होगा। लैम्डा डिक्रीज होगा, लैम्डा नॉट पे कोई असर नहीं होगा। एन पे कोई असर नहीं होगा, एम नॉट एन डैश पे कोई असर नहीं होगा। ईटी इंक्रीज होगा, इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं होगा। के मैक्स इंक्रीज होगा। जस्ट लेट मी थिंक इट आउट। यशोधन इसमें से कहीं ना कहीं एरर है, टेल मी दैट एरर। बहुत ध्यान से सोचोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज अटेम्प्ट तो काफी अच्छा था इसका। इसलिए तो काम कर रहे हैं, देखिए हो गया। यशोधन 30 सेकेंड्स, प्रिया उससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकती है। तुम कहाँ से बीच में आ गए? अभी तो प्रिया और यशोधन है। हम कुछ डाउट पूछ रहे हो, रुको ना 30 सर सेकेंड। इंटेंसिटी किसकी है, नंबर फोटो है या नंबर फोटो है? ओके ये भी अच्छा आइडिया था। इंटेंसिटी किसकी थी भाई? क्वेश्चन तुमने किसकी बताई है? सर इंटेंसिटी उसके हिसाब से तो दोनों ही कांस्टेंट है, मैं बता रहा हूँ। उसके हिसाब से दोनों कांस्टेंट है। देखा, साइकोलॉजिकली पता कर लेते हैं ऐसे तो। वही अनिका वाली पार्टी में तुम लोग ज़्यादा तुमने बताया मुझे बात है नहीं पता तो था मुझे, लेकिन नहीं बताना चाहिए। हाँ ये तो बताया था, तुम्हें भी बताना चाहिए। यानी कि सब स्कूल यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आते? हैरान बच्चे हैं सब। देखो ये लोग कुछ भी कर लें, ये बता नहीं पाएंगे तो श्योर है ना? ट्राई करने से क्या होता है मैडम? ट्राई करने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में आउटकम आना चाहिए। ट्राई करने का क्या फायदा अगर आउटकम नहीं आया? क्यों टाइम पास कर रहे हो भाई? हाँ फाइन। यशोधन नथिंग ओके। देखो सर
कहना चाहते हो? आंसर में कोई चेंज करना चाहते हो? हाँ बोलो। सर अगर पहले ई नॉट से ई कम था तो एन डैश चेंज होगा, तो सडनली चेंज हो जाएगा और काफ़ी हाँ तो वो एन डैश एकदम सडनली चेंज होगा, उसके बाद चेंज नहीं होगा। इसमें वो तो नंबर है, सडन वर्डन का कुछ होता ही नहीं है उसमें। सर वो कंसीडरिंग के इनिशियली ई लेस देन ई नॉट था और इंक्रीज करने पे ई ग्रेटर देन ई नॉट हो गया, वो ऐसा होता है। हाँ तो फिर तो एन डैश चेंज हो गया सर, तो जीरो से फिर वो कोई नंबर आता है, वो ऐसा। हाँ, तो क्या लिखूँ फिर मैम? मतलब तुम आंसर में क्या क्या चेंज कर रहे हो वो बता दो, मैं वो लिख देता हूँ। कह दो कहाँ कहाँ पे कुछ चेंज करना हो तो। सर पहले आप ई पहले ई नॉट से कम था क्या? क्वेश्चन में नथिंग इज स्पेसिफाइड। कोई आपस में बात नहीं करेगा। तो नहीं कर पाए। हाँ आप चेंजेस नहीं करोगे? नहीं, क्यों नहीं चेंजेस करोगे? बिल्कुल चेंजेस करने चाहिए आपको। देखो एनर्जी इंक्रीज हुई है, राइट? पहली चीज देखो न्यू नॉट और लैम्डा नॉट, ये दो चीज़ें तो मेटल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं, मेटल के इंटरनल फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं। तो आप बाहर से कुछ भी चेंज कर दो, अनलेस एंड अनटिल कि आपने जब तक मेटल चेंज नहीं किया है थ्रेशोल्ड पैरामीटर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज फॉर श्योर। ई चेंज हुआ है, ई इंक्रीज हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, अदरवाइज ई इंक्रीज ही नहीं हो सकता। ई बराबर एच नहीं होता है, एच तो कांस्टेंट है। न्यू इंक्रीज होगा तो लैम्डा डेफिनेटली डिक्रीज होगा। अब आप आ जाओ एन के ऊपर। एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, राइट? सिंस एन इज नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर का एनर्जी से क्या लेना देना, राइट? पहले 10 फोटोन आ रहे थे 5 जूल एनर्जी के, अब भी 10 फोटोन आ रहे हैं 10 जूल एनर्जी का एक फोटोन, राइट? एनर्जी चेंज हुई है ना, नंबर तो चेंज ही नहीं हुआ। अग्रीड? नंबर हैज नॉट बीन चेंज, तो ये कांस्टेंट रहेगा, दिस इज परफेक्टली ऑलराइट। बट अब बात आती है एन डैश की। लाइक यू आर सेइंग कि अगर पहले सपोज दो केसेस हैं, पहले ही लेस देन ई नॉट था, राइट? और अब ई ग्रेटर देन ई नॉट हो गया है। इन दैट केस सिचुएशन इज टिपिकल, क्योंकि अगर पहले भी लेस देन ई नॉट था, अब भी लेस देन ई नॉट है तो एन डैश 0 है। पहले ई ग्रेटर देन ई नॉट था और अब भी ई ग्रेटर देन ई नॉट है, तब भी एन डैश की जो वैल्यू थी वही रहेगी। लेकिन अगर सिचुएशन के अंदर चेंजेस होते हैं तब फर्क पड़ेगा, तो आंसर आएगा ना, लेकिन कांस्टेंट तो ही लिखेंगे, मे और मे नॉट बी कांस्टेंट। एक मिनट यार, बीच में डिस्टर्ब मत किया करो, सीक्वेंशियली चलता है, राइट? तो मैं थोड़ा एक सीक्वेंस में पढ़ के आता हूँ, तो वो याद किया वो भूल जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे वैसे भी आजकल हेल्प नहीं करता है। हाँ, तो मे और मे नॉट बी कांस्टेंट आएगा। तो ई टोटल विल ऑब्वियसली इंक्रीज, वो तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पे डिपेंड करती है, तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। हाँ, इंटेंसिटी के अंदर इसको तो पहले ही हटा दो। अब इंटेंसिटी में भी बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक आई होगा और एक आई डैश होगा। वही कौन सी इंटेंसिटी, नंबर ऑफ फोटॉन्स वाली इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वाली इंटेंसिटी? तो ये तो कांस्टेंट रहेगा, राइट? और इसके अंदर मे और मे नॉट कांस्टेंट, राइट? अब ये चीज ध्यान रखना, इफ यू आर गिविंग द AIEEE पेपर, जनरली वो जो पहले आंसर तोषक ने दिए थे ना, वही तब उनका अप्रोच रहता है। बट फिर भी केयरफुली क्वेश्चन को देख लो, कभी कभी बार एक आध वो जो टफ क्वेश्चन आता है पेपर में, उसमें वेरिएशन कर देते हैं। पर IIT में तो क्या हमेशा ही करते हैं, वहाँ पे तो बहुत ही स्पेसिफिक रहना होता है। बात समझ में आई आप लोगों को, राइट? वो पेपर 70% पेपर आसान होता है, तो उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना ही नहीं होता। सिलेक्शन से लेना देना ही उसी 30% पेपर का होता है, तो सब लोग वो 70% को अटेंड करके हैप्पी रहता है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस, राइट? तो ये थोड़ा सा केयरफुली ध्यान रखना। इवन AIEEE में भी एक आध क्वेश्चन वो कर देते हैं इस टाइप, राइट? जनरली हाँ, मतलब वो नॉर्मल चीज़ों में ध्यान देते हैं। पूरा पेपर MCQ होगा। कौन सा अपना टेस्ट की बात कर रही है? हाँ, सब MCQ होता है। नहीं, उसमें तो बहुत कुछ आता है, बहुत सारे वेरिएशन। K-max तो ऑब्वियसली फोटो इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे हम, देयर इज नो डाउट। तो इसके अंदर भी इंक्रीज नहीं आएगा, मे और मे नॉट, राइट? एग्जैक्ट आंसर ये है। बाकी तो वो मान लो ये ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो वो पहले वाले सही, क्योंकि फिर वो एज्यूम करके चल रहा है कि वो ट्रांजिट चेंज नहीं हुआ है। तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से एक्चुअली देखना पड़ेगा, कंपनी है या फिर ज़्यादा है? ऑप्शंस के हिसाब से देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, राइट? वो आप वैसे नहीं देख सकते। बात समझ में आई? हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन।
as an example. Aman, please mute your mic immediately. Yes, sir. Aman, please mute your mic immediately. हाँ सर, कर दिया मैंने। अमन यार क्या बेवकूफ़ी वाली बात है? Please mute your mic. There is no point of wasting time. सर कर दिया मैंने माइक। Then how can I hear you? थोड़ा सा logically सोच लो यार please. सर अभी मैंने हटाया है सर। Okay. अभी मैं फिर से म्यूट कर रहा हूँ। Fine, please mute. हाँ, अब next question लेते हैं यहाँ पर. अब मैं आपको कह रहा हूँ कि I को increase किया. I is increased. E total new naught lambda naught lambda k max I dash n dash इनके ऊपर क्या करें? कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बताइए। तब तक कुछ काम करते हैं। उसको बात करनी है क्लास के बाद जाइए, खुली हवा में बाहर पीकॉक्स वगैरह भी मिलेंगे, पूरी फैसिलिटीज ना हमारे ध्यान रखते हैं भाई। म्यूजिक भाई म्यूजिक का ये म्यूजिक पसंद है भाई ऐसा तो कौन है ये बता शाम को 5 बजे तक का प्रोग्राम है, आज इवनिंग को 5 तक का प्रोग्राम है। मेरी फर्स्ट मीटिंग शाम को 5 बजे से है, मैं खाली बैठ के क्या करूँगा और उदास हो जाए। अभी तो मिनट से फाइनल हाँ भाई किधर है यशोधन? कहाँ हो तुम? हाँ तुम उधर हो। नहीं तो अभी किसी और से पूछता है। प्रवीण आपके हिसाब से एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं। आपके हिसाब से ई वुड बी कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू यू, तो शायद आप क्या कहते हो? कांस्टेंट। यशोधन कांस्टेंट। लेट मी थिंक। ऑफ इंटेंसिटी बढ़ रही है तो हाँ ई तो कांस्टेंट ही रहेगा, ई क्यों चेंज होगा? इंटेंसिटी बढ़ रही है तो नंबर बढ़ेगा ना, एनर्जी से तो कोई लेना देना ही नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट रहेगा। दैट इज परफेक्टली फाइन। हाँ ई टोटल, हाँ वो एन पे डिपेंड कर जाता है ना, एन एच नहीं होता है ना, तो एन तो बढ़ी गया है तो वो इंक्रीज होगा मेरे ख्याल में, राइट? बोलो। इसमें अगर आई इंक्रीज अगर मेरे को करना है, कंसीडरिंग में अगर एन कांस्टेंट रख के ए इंक्रीज कर दूं, एरिया जो है वो बताएगा, फिर उस केस में वो बताएगा, क्योंकि ऐसे फिर हम सब कांस्टेंट रख के फिर भी आई इंक्रीज बताएगा बेसिकली, क्योंकि इंटेंसिटी वैसे तो वो और भी बहुत तरह से डिफाइन कर सकता है। फिर फिजिक्स में भी आप आगे जाके पढ़ोगे तो वो इंटेंसिटी अलग तरह से डिफाइन करते हैं, वो नंबर पर यूनिट टाइम डिफाइन करते हैं। हाँ फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, लैम्डा, के मैक्स, हाँ मे और मे नॉट बी नंबर। एक मिनट मुझे सोचना होगा। कांस्टेंट है यार, मे बी और मे नॉट बी क्यों है? कर लो ना तुम, ज़्यादा है कम कैसे भी कर दो प्रोटॉन, वो ट्रांजिट स्टेज कभी भी नहीं आएगी।
रिजेक्शन तो या तो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ट्रांजिटिव स्टेज आ ही नहीं सकती। ई कांस्टेंट है ना। अग्रीड, एवरीबॉडी एग्रीज? हाँ, कांस्टेंट है। आई नॉट आई डैश, हाँ ये एक मिनट मुझे सोचने दो। शिखर क्या कहते हो? सर मे और मे नॉट। Increase. नहीं वही आएगा, मे और मे नॉट चेंज। अरे बेसिकली वो दो केसेस है ना, मान लो अगर रिजेक्शन नहीं हो रहा है तब तो आई डैश वैसे ही 0 है, तब तो कांस्टेंट ही रहा, और अगर रिजेक्शन हो रहा है तब इंक्रीज हो जाएगा। तो मे और मे नॉट चेंज फाइन। एवरीबॉडी एग्रीज? एंड इंक्रीज, ऑब्वियसली इंक्रीज। एंड डैश, अरे मे और मे नॉट चेंज। Either and dash is 0 or if it is non-zero then it will increase. सर आई डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हाँ obviously. Everybody is clear? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? सच बता रहे हो? हाँ अबे तुम बढ़िया। Sir, I dash है number of photoelectrons. I dash कौन है? I dash number of photoelectrons ejected. Sir, the number of photoelectrons ejected would be proportional to the number of photons ejected. और सर जितने photons आएंगे maximum उतने ही photoelectrons eject होते हैं। तो बताइए और सुन रहा हूँ। सर तो वो constant ही रहेगा। अरे नहीं भाई, वो ट्रांजिट स्टेज आने के चांसेस हैं। बेसिकली ऐसा है कि अगर ये पूरा सिनारियो तब है जब इज लेस देन ई नॉट, मतलब रिजेक्शन हो ही नहीं रहा है, तब तो एंड डैश पहले भी 0 था अब भी 0 है, तो कांस्टेंट हो गया। उस केस में कांस्टेंट हो गया। अब अगर ये सिनारियो तब है जब इज ग्रेटर देन ई नॉट, अगर रिजेक्शन हो रहा है तो इंक्रीज होगा। तो डिपेंड करता है ना, मुझे नहीं पता ना कौन सी सिचुएशन है, तो या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर इंक्रीज होगा, इसलिए लिखा है मे और मे नॉट चेंज। राइट, अब जो मैंने कहा उसको थोड़ा सा सोचो एक मिनट 1 मिनट ध्यान से, देन ओनली इट विल बी गेटिंग राइट। ठीक है, हाँ शुरू में ही आया, स्टार्ट में ग्राउंड जीरो से करता हूँ लेकिन मैं सब पढ़ाता हूँ, उसी में तो कुछ लेंगे एक्साइटिंग चीज़ है। राइट, तभी तो शाम को लोग स्विमिंग पूल जाएंगे तो कुछ डिस्कशन तो होना चाहिए ना चीज़ों के ऊपर। नहीं, तुम क्या कहते हो इसमें? लोग जिम खाना वगैरह जाएंगे, स्विमिंग करके आ जाएंगे, कोई मजा आया? स्विमिंग पूल में कुछ डिस्कशन होना चाहिए कि मतलब क्या चल रहा है, ये फोटो में कहाँ चले गए, वही तो एकदम मजे वाला का। हाँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? 11:40 हुआ है ना, गुड, 20 मिनट बाकी है, फोटो सेल पढ़ा है। बड़ी मजेदार चीज़ है हमारे पास पढ़ाने के लिए। तुम घबराया वैसे घबरा क्यों जाए? हेलो सर। अमन, अरे तुम हो? गुड, वेरी गुड अमन। हाँ अरे सर वो सर अनुज का कॉल आया था, वो चाहता है कि आप उसको ऐड कर दो। भैया आप एडमिट नहीं हो सकता है, अब वो अगली क्लास में ऐड करेंगे, बीच में आप 20 मिनट के लिए क्या ऐड करेंगे? उसको बोला 20 मिनट के बचे हैं तो नेक्स्ट टाइम ऐड कर देंगे। ठीक है। हाँ तो किधर है? हाँ, अब मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ यहाँ पर। क्या तुझे मुझे नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा काम में तो नहीं आता, लेकिन क्या बीच बीच में वो चीज़ डिस्टर्ब करेगी, और तो इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट ईयर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ोगे फोर्सेज का, लेकिन मेरे को थोड़ा सा आपको आइडिया देना है इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, एक ब्रीफिंग देनी पड़ेगी। और तो आज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो बीच में कहीं ना कहीं आकर डिस्टर्ब करेगा, अभी बोर मॉडल स्टार्ट होगा। राइट, मेरे को नेक्स्ट क्लास में आते ही याद दिलाना कि सर वो करवा दो आप पहले वो, क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 45 मिनट का काम है। इलेक्ट्रिकल फोर्सेज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज का एक ब्रीफिंग देना पड़ेगा मेरे को। राइट, मतलब जितना हमारे काम का है। जो लेक्चर नोट्स में है वो लेक्चर नोट्स में नहीं है शायद वो, क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर पढ़ते हो आप फिजिक्स में, बट उसके बिना काम नहीं चलेगा वहाँ। राइट, तो नेक्स्ट क्लास में आप आते ही याद दिला दीजिएगा, उसको मैं ब्रीफ कर दूँगा। हाँ, अब पहले मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको यहाँ पे बताता हूँ। कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है ना, ऐसा कंक्लूजन बता रहा हूँ, इसकी डिटेल्स तो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे। अगर कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसके अंदर जो नेट एनर्जी चेंज होता है उसको क्यू कहते हैं बेसिकली, लेकिन क्यू से सिंबल गड़बड़ हो जाएगा, मैं कोई और सिंबल देता हूँ, इसकी रिजल्ट आने चाहिए आप लिख ही देते हैं। नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज
इज ऑलवेज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। V वोल्टेज है जो कि वोल्ट मीटर से ऑब्वियसली मेजर किया जा सकता है। Q इज चार्ज, कौन सा चार्ज? जो सर्किट के अंदर फ्लो हो रहा है। 10 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, समथिंग लाइक दैट। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, हमेशा उसके अंदर टोटल नेट एनर्जी चेंज होगा जो हम बाहर से मेजर करते हैं। वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज मेजर कीजिए आप सीधे सीधे, राइट, और उसको चार्ज जो भी फ्लो हो रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। मतलब वो जो वर्क डन किया जा रहा है वो नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इज ऑलवेज वर्क डन ओनली, राइट, फाइन, वो सब सेम टर्मिनोलॉजी है। नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इज ऑलवेज चार्ज इनटू वोल्टेज। अब आप ध्यान से देखिए, बेसिकली तुम्हें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये कैलकुलेशंस के भी काम में आएगी। अब व्हेन दिस इज इक्वल टू QB, E होता है ना, E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम होता है, राइट, ऑल्सो इक्वल टू 4.8 into 10 to the power minus 10। क्या यूनिट है? तो पढ़ा रहे हो ना लेक्चर नोट्स, पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS यूनिट है ये, MKS यूनिट, राइट, पढ़ा करो लेक्चर नोट्स में है सारी की सारी। एनीवेज, मैं तो कहती से कंसर्न हूँ MKS यूनिट्स काम में आ जाती है भैया। कभी कभार ये चीज़ काम में आ जाएगी ना, पूरा कॉन्सेप्ट आता होगा लेकिन क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसलिए पढ़ना जरूरी, राइट। हाँ, हम लोगों के जो मार्क्स घटेंगे वो ऐसे ही तो घटेंगे, हम लोग पढ़ाने का कॉन्सेप्ट तो वैसे ही आते होंगे। कोई आदमी क्लास में बैठ के सो रहा होगा तब भी कॉन्सेप्ट आता होगा, उससे कोई फायदा नहीं। कॉन्सेप्ट आना 15% चीज़ है, क्वेश्चन ही नहीं होगा, बहुत सारी वजह से क्वेश्चन नहीं होता है। हाँ, तो दिस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है, फाइन ना, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, साइन न हो, एवरीबॉडी इज क्लियर ना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो अब यहाँ पे किताब ये है कि वो जो नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज था दैट शुड बी इक्वल टू E into V, अज्यूमिंग कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, अज्यूमिंग एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है, n EV कर लो चलो उसको, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मैं और प्रॉपर्ली लिख देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे समझ में आएगा इलेक्ट्रॉन्स के। n E मल्टीप्लाइड बाई V। इसकी डिटेल्स में अभी नहीं बता पाऊंगा, इसकी डिटेल्स तो बहुत ही ज़्यादा डेप्थ वाली है, वो नेक्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ोगे। मैं केवल मेरे काम की चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये क्यों हो गया, समझ में आ गया होगा तुमको। n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग, E इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज हो गया Q, समझ में आ गया ना सभी को, राइट। तो चार्ज इनटू वोल्टेज। अब इफ n इज इक्वल टू 1 देन दिस विल बी इक्वल टू E into V, राइट। यहाँ तक क्लियर है, राइट। अब इस चीज़ को छोड़ देते हैं, एक दूसरी चीज़ इंडिपेंडेंटली डिस्कस कर रहा हूँ, फिर मैं इसको वापस से कनेक्ट करूँगा। एनर्जी की यूनिट्स डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा मैं। एनर्जी की यूनिट्स क्या क्या होती है? यूनिट्स ऑफ एनर्जी। હવે क्या क्या यूनिट्स होती है एनर्जी की? फटाफट बता दे जाओ। एक तो जूल्स होता है, ये मुझे पता है, इसके अलावा तुम बताओ। देखा थोड़ी सी हेल्प कर दी मैंने तुम्हारी शुरू में, इतनी हेल्प करने के बाद में बता हाँ मार डालती है हाँ। अबे AGS यूनिट पढ़ो भैया, लिमिट्स एंड डायमेंशन पढ़ो, पढ़ते क्यों नहीं हो? कैलोरीज। यशवंत एनीथिंग एल्स? वेरी गुड। EV ऐसा ही यूनिट है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। दोनों ऐसा यूनिट तो होती है रेगुलरली काम में दोनों। हाँ, अब इनके कन्वर्जन फैक्टर्स बताता हूँ मैं आपको। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। 1 EV is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. 1 joule is 10 to the power 7 ergs. 1 calorie is 4.18 joule.
ये वाला यार मुझे अच्छे से याद नहीं, 99% तो यही है, मतलब ये होता है डेल्टा और माइनस साइन होता है, मुझे याद नहीं है, बट 99% यही है। मैं क्रॉस कंफर्म वापस कर दूंगा इसका। अच्छा अब देखो इंटरेस्टिंग चीज देखो, एक सर्किट है, टेन वोल्ट्स का वोल्टेज फ्लो हो रहा है, राइट? एनर्जी कितनी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। आई टेल यू व्हाई, देखो ध्यान से देखो, अगर मैं अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब एज्यूमिंग कोई 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर उससे ज़्यादा होगा तो बता दें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी होगी। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है? एज्यूमिंग 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक मिनट, इसको थोड़ा सा प्रॉपरली लिखना है तो समझ में नहीं आएगा। दिस मच कूलम चार्ज मल्टीप्लाइड बाई 10 वोल्ट्स, दिस मच जूल एनर्जी, राइट? ये जूल्स में अब देखना ध्यान से तो समझ में आया। 1 EV इज इक्वल टू दिस मच जूल, तो 1 जूल इज इक्वल टू 1/this EV, इधर ले आओ ना, राइट? तो इस जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसी से तो डिवाइड करूंगा, क्यों? सी बात है, आगे हाँ देखिए, हाँ तो आई वाज डिस्कसिंग, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूँ तो सही से दिखाई नहीं देगा। तो वो सर्किट हम डिस्कस कर रहे थे, अब उसके अंदर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वापस से लिख देता हूँ मैं यहाँ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम मल्टीप्लाइड बाई 10 वोल्ट्स, 10 वोल्ट और दिस मच जूल्स। तो अब इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो सिंस 1 जूल है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻⁻19 जूल, तो देयरफॉर 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 × 10⁻⁻19 EV. Everybody agrees with this? Now that's why electrical energy will also be equal to, ये तो as it is चल ही रहा है, अब मैं केवल वैल्यूज देख रहा हूँ, into 10 और डिवाइडेड बाई 1.6 into 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई है उसकी। 1 जूल इज इक्वल टू इतने EV, तो x जूल कितना है? x into this much EV, राइट? तो देखो वो सेम ही होता है, कन्वर्जन फैक्टर इलेक्ट्रॉन पे चार्ज वो सेम है, वो हमेशा ही सेम रहेगा। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ना, तो अगर एक सर्किट में 10 वोल्ट का वोल्टेज है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 20, 4 है तो 40, क्योंकि वो कन्वर्जन फैक्टर तो हमेशा ही एज इट इज चेंज होगा। फास्ट कैलकुलेशंस के लिए बहुत आसान है। और एक समझ में आया आप सभी को? एवरीबडी इज क्लियर? किसी को कोई डाउट है? परफेक्ट, फाइन, कहीं कोई डाउट नहीं है? अग्रीड? अब मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। फोटो सेल तो मैं आज नहीं करवाऊंगा, आगे वही करेंगे क्योंकि वो 10 मिनट में हो नहीं पाएगा। नीचे चलो भाई। हाँ तो शायद तुम मुझे बताना, क्यों पता है तुम्हें क्या होता है? ये भी पता होगा, शायद नहीं पता होगा, मोस्टली पता होगा। हाँ तो इधर से इधर की लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो लैम्डा इंक्रीज होता है दोनों में, इसमें भी और नीचे वाले में, राइट? तो रेडिएशन है बेसिकली, ये और विजिबल रेडिएशन का स्प्लिट है कलर्स का, और ये रेडिएशन है, मतलब ये विजिबल है, यहाँ से कॉस्मिक गामा एक्सरेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, राइट? तो लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ इंक्रीज होती है। मेरे को एक बात बताओ, मतलब ऑन दिस काइंड ऑफ द वेरिएशन आई कैन आस्क समटाइम्स लेटर और ये जैसे अगर मैं तुमसे पूछता हूँ वैसे जनरली बता देता हूँ, तो देयर कैन बी इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस। ग्रीन कलर का रेडिएशन हिट कर रहा है एंड आई एम टेलिंग यू कि फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, राइट? तो वायलेट कलर से इजेक्ट होगा या नहीं होगा? अपना दिमाग लगाओ, इसमें मैं आंसर नहीं बताऊंगा, कुछ सही नहीं बताने वाला। ग्रीन से अगर वो हिट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो वायलेट से इजेक्ट होगा या नहीं होगा? नालायक हो तुम एक नंबर के। इट मे और मे नॉट। यार मैंने ई नॉट थोड़ी दिया है तुमको, जब मैंने ई नॉट नहीं दिया तो तुम श्योरिटी दे ही नहीं सकते हो मेरे को किसी भी चीज़ की।
कुछ सोचने की जरूरत सर लैम्डा नॉट तो हाँ? सर लैम्डा नॉट तो ग्रीन से अच्छा ऐसा है तो एक बार सोच लेते हैं ग्रीन से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वॉयलेट में जाएंगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा मतलब एनर्जी बढ़ेगी हाँ तो श्योरली इजेक्ट होगा बिल्कुल सही क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है ना हाँ तो ग्रीन से इजेक्ट हो रहा है ई नॉट जो भी है वो तो फिक्स्ड ही है और रेड के केस में मे और मे इसी तरीके से इंटेंसिटी से रिलेटेड चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो वो इंटेंसिटी का तो क्या नंबर के हिसाब से आप लोग करेंगे और वही नीचे वाले सीरीज में भी